मेरा नाम पूजा है। एक दिन मैं और मेरी माँ घर पर काम कर रहे थे। अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज आई। घर का बड़ा आईना टूटकर बिखर गया। पागल हो गया है तू? कम से कम तू तो मुझे देख। एक आईना ही तो होता है जो कभी झूठ नहीं बोलता, और तेरे भी नखरे हो रहे हैं, मैंने, जो कि ध्रुव की आत्मा थी, चिल्लाते हुए कहा। पूजा भागकर उस कमरे में आई और टूटे हुए शीशे को देखकर हैरान रह गई। उसने माँ को आवाज लगाई, माँ, कमरे में कोई नहीं है और ये शीशा पता नहीं कैसे टूट गया। माँ ने अंदर से जवाब दिया, बिल्ली होगी कोई, बेड के नीचे छिप गई होगी, ध्यान से देख। बिल्ली का नाम सुनते ही पूजा डरकर भागी। मुझे हंसी आ गई। मैं उसके पीछे भागा। अरे नहीं है बिल्ली, कहाँ भाग रही है? पूजा अचानक रुक गई और एक अजीब से सहज भाव से पीछे मुड़कर देखा। मुझे लगा जैसे उसने मुझे सुन लिया है। मैं खुश हो गया। पूजा, मैं हूँ तुम्हारा ध्रुव। हाँ पूजा, मैं तुम्हारा ध्रुव, कहते हुए मैं उसकी ओर गया। पर पूजा मेरे लिए नहीं रुकी थी। उसका दुपट्टा दरवाजे में फंस गया था। वो आलस करते हुए दूर से ही दुपट्टे को झटका देकर निकालने की कोशिश करने लगी। मैंने दरवाजे के पास जाकर धीरे से उसका दुपट्टा निकाला और उसकी ओर ले जाने लगा, लेकिन उसने मेरे पास पहुंचने का इंतजार नहीं किया और किचन की तरफ दौड़ लगा दी। मैं भी दुपट्टे का दूसरा छोर पकड़े उसके पीछे पीछे भागने लगा। पूजा और उसकी लहराती चुनरी किचन में माँ के पास पहुंची। भागने की वजह से वो माँ से जा टकराई। मैंने अपना माथा ठनका। अब तो डांट खाएगी ये। बावली लड़की है, बिल्ली से इतना कौन डरता है? क्या हो गया तुझे, क्यों भाग रही है? बिल्ली ही होगी, कोई बाघ तो है नहीं, माँ ने कहा और हंसने लगी पूजा को संभालते हुए। पूरा शीशा टूट गया है, पता नहीं कैसे। जरूरी थोड़ी बिल्ली ही होगी, पूजा बोली। तू फौजी की बीवी होकर इतनी डरपोक क्यों है? छिपकली, कॉकरोच और चूहे तो जैसे कोई आतंकवादी हैं तेरे लिए। आ जाएगा ध्रुव तो बोल देना कि पहले घर के आतंकवादियों का सफाया करे, बॉर्डर के तो करते ही रहते हैं, माँ ने मजाक में कहा। पूजा भी हल्की मुस्कुराकर चूल्हे पर चढ़ी खीर को चम्मच से हिलाने लगी। कितनी खुशी है दोनों में मेरे आने की, और मैं सुबह से थक गया दोनों को ये बताते बताते कि मैं आ गया हूँ। तू इसको मत हिला, जाकर ध्रुव को फोन कर। कल रात को बात हुई थी तो कह रहा था सुबह 8 बजे तक आ जाऊंगा, नाश्ता तैयार रखना। 8:45 बज गए हैं, माँ ने कहा। सुबह से 4 बार कर लिया फोन, लेकिन वो नहीं उठा रहे हैं। मेरे तो गुड मॉर्निंग का भी जवाब नहीं दिया। आने दो उनको आज, मैं तो बात भी नहीं करूंगी, पूजा ने कहा। सोया होगा गाड़ी में, जाम लगा होगा, जानबूझकर थोड़ी इग्नोर करेगा। तू एक बार और कर फोन, जा मेरे फोन से कर ले, माँ ने कहा। पूजा ने फ्रिज के ऊपर से माँ का फोन उठाया और मेरा नंबर डायल करने लगी। मैं मुस्कुराया, पूजा को मेरा नंबर याद है। घंटी जा रही है लेकिन उठा नहीं रहे। घंटी की आवाज़ सुनकर मैंने अपनी जेब टटोली, पर फोन नहीं था। फोन की रिंगटोन की आवाज़ एक सुनसान जंगल में गूंज रही थी। मोबाइल जमीन पर ओस की बूंदों के साथ वाइब्रेट कर रहा था। पास ही एक गाड़ी का दरवाज़ा अध जला था और पहिए में अब तक आग लग रही थी। मैं उस मोबाइल के पास गया। जलती हुई गाड़ी और झाड़ियों में फंसी कुछ लाशों को देखकर हैरान था। मोबाइल को पास से देखा तो माँ का फोन आ रहा था। मैं जानता था कि पूजा कर रही है। उन्हीं लाशों में खुद को देखकर मैं जोर से चिल्लाया, नहीं। मेरी नहीं बोलने की आवाज़ पूरे इलाके में गूंजी, सिर्फ मेरे लिए। मैं चारों तरफ गर्दन घुमाते हुए धीरे से अपनी लाश के पास गया और उसे उठाने लगा। सीने को मलने लगा ताकि सांस वापस आ सके, पर यह असंभव था। मैं हिम्मत हार चुका था। एक तरफ पूजा और माँ मेरा इंतजार कर रही थी और दूसरी तरफ मेरी सरकारी गाड़ी का ब्लास्ट हो चुका था। उसमें मेरे 5-6 और साथी थे। मुझे वो रात याद आई जब हम बॉर्डर के पास कैंप से छुट्टी अप्रूव करा के लौट रहे थे। ध्रुव यार, हमारा मन नहीं लगेगा तेरे बिना। रात को कंबल कुटाई किसकी करेंगे? राहुल ने शरारती अंदाज में कहा। राहुल मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। कल शाम को हंसते हंसते राहुल ने मुझे विदा किया और मजाक उड़ाते हुए कहा, अब तो कुछ दिन अपनी बीवी के पल्लू में बंधे रहना, जिसे परसों मैंने आई लव यू बोला था। सब हंसने लगे। हम गाड़ी से थोड़ी दूर ही गए थे कि राहुल का आई मिस यू आर डैश का मैसेज आ गया। मैंने स्माइली फेस भेजकर उसका मजाक उड़ाया। गाड़ी पिंजौर की तरफ चल पड़ी। मैंने लास्ट सीट पर कब्जा किया और पूजा को मैसेज किया, अब तो खुश हो ना, मैं छुट्टी लेकर आ रहा हूँ, वो भी पूरे महीने की। साथ में एक सेल्फी भेजी। पूजा को यकीन नहीं आया। उसने वीडियो कॉल कर दिया। मेरे पास हेडफोन नहीं था। मैंने कॉल काटकर हेडफोन निकाला और दोबारा कॉल लगाने लगा तो उसका मैसेज आ गया, मुझे पता है आप आ रहे हो। माँ के साथ मार्केट जाने लगी हूँ, शाम को कर लूंगी, नहीं भी किया तो कल तो आप आ ही जाओगे। मैंने कॉल बैक नहीं किया, माँ को कॉल कर लिया। हेलो, प्रणाम माँ। बैठ गया तू गाड़ी में, थोड़ा ध्यान से आना। ठीक है, माँ ने कहा। लेकिन आपको कैसे? मैंने पूछा। मुझे बहुत दिनों से ऐसा लग रहा था कि तेरे से मुलाकात होने वाली है।
सपना भी आया था 2-4 दिन पहले, माँ ने कहा। तू तो बचपन से अजीब सपने देखता है, तेरे सपनों पर तो किताब भी लिखी जा सकती है। अभी वो सब छोड़, तू ये बता कि नाश्ता क्या करेगा कल सुबह, माँ बोली। आप जो पकाते हो वो स्पेशल होता है, कुछ भी पका लेना। मैं 8 बजे तक पहुंच जाऊंगा। नेटवर्क की समस्या थी, मैंने गाने चलाकर सोना बेहतर समझा। मेरी एक खास बात थी कि जहां आंख बंद करके 5 मिनट रहा, वहीं नींद आ जाती थी। गाना सुनते सुनते ही मुझे नींद आ गई। उस नींद के बाद का मुझे कुछ याद नहीं। मैं घर चला गया था, लेकिन कोई मुझे देख नहीं पा रहा था। शीशा भी इसलिए तोड़ा क्योंकि उसमें मेरी परछाई भी नहीं दिख रही थी। जब पूजा ने माँ के फ़ोन से कॉल किया, तब मुझे पता चला कि मैं तो किसी जंगल में बेसुध पड़ा हूँ। मुझे सब मालूम हो चुका था। शीशे में नहीं दिखने, पूजा और माँ द्वारा महसूस नहीं होने का कारण ये था कि मैं मर चुका था। मेरी आत्मा को सिर्फ घर जाने की बेचैनी थी, इसलिए वो शरीर को छोड़कर घर चली गई थी। मैं अपने मोबाइल की तरफ गया। जैसे ही मोबाइल को पकड़ने लगा तो उसके पास किसी का पैर नजर आया। मैंने ऊपर देखा तो एक लड़खड़ाता हुआ फौजी सामने था, जिसने वो मोबाइल उठा लिया और हेल्पलाइन नंबर डायल किया। गाड़ी नंबर 136 A2 अमृतसर टू हिमाचल पलट गई है और गाड़ी के सारे जवान मौत के घाट उतर गए हैं। मैं ही बच गया, क्योंकि जब गाड़ी पर आतंकवादियों का हमला हुआ था तब मैं गाड़ी में नहीं था। मैं बहुत मुश्किल से सभी फौजी भाइयों की लाश तक पहुंचा हूं। अरे ये तो रघु है, मैंने कहा और झाड़ी हटाते हुए रघु के पास गया। रघु से मैं कुछ कहता कि फिर से पूजा का कॉल आया। रघु ने नाम पढ़ा और कहा, क्या कहूं मैं पूजा भाभी को, कैसे उठाऊं फ़ोन? अरे उठा लेना, प्लीज़ उठा ले और बोल दे कि ध्रुव आ रहा है, उसे बोल देना, मैंने कहा। रघु रोते हुए खुद से बोला, मुझमें नहीं हिम्मत, लेकिन ध्रुव जाएगा। ध्रुव घर तो जाएगा, वो भी पूरे शान से। तिरंगा उसका कफन होगा। ध्रुव की कहानी उससे पहले पहुंच चुकी होगी, जिस तरह उसने इन 8 साल में आतंकवादियों का जीना हराम किया था। रघु आंखों में पानी लिए मेरी तारीफ किए जा रहा था। अरे बस कर मेरे भाई, रो मत। तुम मेरे लिए रोते हो और मुझे फिक्र उस माँ की है। और मेरी बीवी पूजा, कितनी बदनसीब है वो। मैं तो साल में एक बार प्यार से गले लगाता हूँ। मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर चुका था। सूरज की किरणें झाड़ियों से छनने लगीं। रघु लाशों के पास ही बैठ गया और मदद के लिए टीम आने का इंतजार करने लगा। मैं जान चुका था कि मैं मर गया। घर गया तो अभी भी वहां कुछ पता नहीं था। वो लोग टेंशन में थे कि मैं घर नहीं आया। तेरे पास उसके दोस्तों का नंबर होगा, किसी को फ़ोन करके पूछ, माँ ने कहा। एक ही का नंबर है, राहुल का, लेकिन वो साथ नहीं आया। मैंने किया था उसको फ़ोन, पूजा ने कहा। माँ की जिद पर पूजा ने फिर से राहुल को फ़ोन किया। इस बीच राहुल की रघु से बात हो चुकी थी। एक झिझक के साथ राहुल ने फ़ोन उठाया। हेलो भैया, आपकी हुई बात उनसे? पूजा ने कहा। राहुल के पास कोई शब्द नहीं थे। उसने कांपती रोती सी आवाज़ में कहा, भाभी आप टीवी खोल लो। कहते ही राहुल ने फ़ोन काट दिया। टीवी खोल लो, सुनते ही पूजा सुन्न पड़ गई। उसने हिम्मत करके टीवी खोला और सोफे पर बैठ गई। पूजा को शांत देखकर माँ की चीख निकल आई। सुबह शीशे का टूटना, दाईं आंख का फड़कना माइनस अपशकुन हुए थे। टीवी पर समाचार चल रहे थे। माइनस सुपर हीरो ध्रुव और उसके साथी हुए आतंकवादियों के धोखे का शिकार। देश को फिर से हुआ 6 जवानों को खोने का नुकसान। शहीद जवान ध्रुव की जगह उनकी मां निर्जला देवी को किया जाएगा सम्मानित। समाचार देखते देखते पूजा बेहोश हो गई। मां भी आंखों से आंसू बहाते हुए टीवी पर नजर गड़ाए थीं। टिटिट, एक गाड़ी हॉर्न दे देकर लगातार चल रही थी और एक मोबाइल जो बार बार रिंग हो रहा था। बस की सीट के नीचे की तरफ लटका हेडफोन और बैग के ऊपर रखा हुआ सिर, सब बस के कंपन से कांप रहे थे। पसीने से भरा हुआ ध्रुव आंखों से आंसू बहा रहा था। फिर अचानक एक तेज ब्रेक से ध्रुव सीट से नीचे फिसल गया। बेइज्जती के डर से उठा और देखने लगा कि किसी ने उसे गिरते हुए देखा तो नहीं। सब सो रहे थे। हे प्रभु, ये सुपर हीरो बनने के सपने क्यों इतने तंग करते हैं मुझे? आज वाला सपना तो बिल्कुल ही बेकार था, कहते हुए ध्रुव ने हेडफोन कान में डालते हुए पूजा को फ़ोन किया। हेलो, उठ गई या सोई हो अभी? नींद ही किसे आई, पता नहीं। जब आपने आना होता है तो नींद कहाँ गायब हो जाती है, पूजा ने कहा। अरे लेकिन अभी तो सुबह के 5 बज रहे हैं, पूरे 3 घंटे हैं मेरे आने में। आपके लिए नाश्ता भी तो पकाना है। मम्मी तो सुबह से ही किचन में खटबट करने लगी हैं। चलो आराम से बनाओ, मैं भी आराम से आ रहा। और हाँ, घर आकर तुम्हें आज वाला सपना बताऊंगा। आज तो सपना मेरा इतना खतरनाक था कि जब उठा तो पूरी आंखें भीग गई थीं। ऐसा भी क्या देख लिया? चलो घर आकर बताना, मैं भी कुछ काम कर लेती हूँ, पूजा ने कहा। ओके बाय, ध्रुव ने कहा और फ़ोन काटकर आंखें बंद कर ली। वो उस अजीब सपने के बारे में सोच रहा था। माँ सही कहती है, मेरे सपनों पर बुक लिखी जा सकती है। बस के झटके और सफ़र, साथ में फिर एक नया सपना।
ध्रुव की लाइफ तो नींद और सपनों में ही उलझ गई थी। बंद कर ली, लेकिन नींद अब उसकी प्यारी सहेली नहीं रही थी। सपने की भयावहता उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। टूटा आईना, पूजा का डर, रघु की रोती आवाज और टीवी पर अपनी शहादत की खबर। कैसा घटिया सपना था यार। अगर मैं सच में मर जाता तो पूजा और माँ का क्या होता। उसने अपने दिल की धड़कन को महसूस किया। नहीं, मैं जिंदा हूं। फौजी ऐसे ही नहीं मरते। और मैं तो सुपर हीरो हूं। उसने मजाक में फुसफुसाया। बस का सफर लंबा था और ध्रुव के साथी अब भी गहरी नींद में थे। बाहर की ठंडी हवा खिड़की के शीशे से टकरा रही थी। ध्रुव ने फिर से सोने की कोशिश की ताकि वो नींद से छुटकारा पा सके, जहां वो अपनी ही मौत का साक्षी बन रहा था। जैसे ही उसकी आंखें मिचमिचाईं, बस फिर एक तेज झटका खाकर मुड़ी। ये एक और सपना था। ध्रुव की आंखें खुलीं। वो उसी सुनसान उजाड़ जंगल में था। सूरज की पहली किरणें झाड़ियों से छनकर आ रही थीं। पास में ही रघु बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं। टूटी हुई गाड़ी के अवशेष अब भी धधक रहे थे। ध्रुव ने गहरी सांस ली। ओह शिट, फिर से वही जगह। मतलब मैं सोया नहीं था, बस एक और सपने से दूसरे में चला गया। वो रघु के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की। उसका हाथ रघु के शरीर के आर पार हो गया। यार रघु, उठ जा। मुझे पता है तू बहुत बहादुर है, पर ये क्या हो गया हम सबके साथ। ध्रुव ने दुखी होकर कहा, अपनी बेबसी पर खींचते हुए। मुझे पता है तू मुझे सुन नहीं सकता, पर प्लीज जल्दी से उठ और घर पर कॉल कर। उन्हें बता कि मैं तो बस सपना देख रहा हूं। रघु अपने ही ख्यालों में था। उसने अचानक अपना दूसरा मोबाइल, जो शायद बैकअप के लिए था, खोजना शुरू किया। मेरा फोन कहाँ गया? मेरा फोन शायद गिर गया। रघु की आंखों में कुछ दिखा, डर नहीं बल्कि संकल्प। ध्रुव भाई, आप हमेशा कहते थे कि फौजी मरकर खत्म नहीं होता। वो तो शुरू होता है। आप यही हैं। मैं जानता हूं। और मैं आपकी पूजा भाभी को ये दर्द भरी खबर तब तक नहीं दूंगा जब तक आपकी शहादत को पूरा देश सलाम न कर ले, रघु ने अपने आप से कहा। तभी दूर से हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनाई दी। मदद पहुंच रही थी। ध्रुव की आत्मा तेजी से वहां से उड़कर घर की ओर भागी। वो देखना चाहता था कि पूजा और माँ की क्या हालत है। घर पर पूजा होश में आ चुकी थी, लेकिन किसी पत्थर की मूरत की तरह बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू नहीं बह रहे थे, जैसे कि आंसू बहने के लिए अब कुछ बचा ही न हो। मां निर्जला देवी जमीन पर बैठी अपने दुपट्टे से जोर जोर से माथा दबा रही थीं। कमरे में पड़ोसियों की भीड़ जमा थी, जो सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे। पूजा, मेरी बच्ची। पड़ोस की काकी ने उसके सिर पर हाथ रखा। पूजा ने कांपते होठों से धीरे से कहा, काकी, ये झूठ है। ध्रुव मुझसे मजाक करता है, हमेशा करता है। उसने तो सुबह भी कहा था कि घर आकर मुझे सपना बताएगा। वो आएगा, वो झूठ नहीं बोलता। उसने मुझे सुबह कॉल किया था। ध्रुव की आत्मा पूजा के सामने खड़ी थी। हाँ पूजा, मैं यहाँ हूँ। मैं आ गया हूँ। ये सब सपना था। मुझे देख, मैं तुझे कह रहा हूँ। पूजा की नजरें उसकी आत्मा के आर पार टीवी स्क्रीन पर टिकी थी, जहां अब भी उसकी शहादत की खबर चल रही थी। मां निर्जला देवी ने चीखकर कहा, किसका फोन आया था पूजा? तेरा बेटा। मेरा ध्रुव अब नहीं रहा। वो तो सुपर हीरो था, मां भारती का बेटा। उसे किसी ने नहीं मारा, उसने खुद को देश पर कुर्बान किया है। मां ने उठकर टीवी बंद कर दिया और पूजा को गले लगाकर रोने लगी। ध्रुव ने देखा कि पूजा का विश्वास अब भी टूटा नहीं था। वो अब भी उस सुबह के कॉल को पकड़े हुए थी, जो असल में एक सपना नहीं था, बल्कि बस में हेडफोन लगाकर किया गया असली कॉल था। ध्रुव को अब एक अजीबोगरीब बात समझ आई। उसके सारे सपने, उसकी शहादत, उसका रघु से मिलना, वो सब उसे सच लगा था, लेकिन शायद उसके लिए वास्तविकता का मतलब कुछ और था। तभी दूर से बैंडबाजे की आवाज आई। देशभक्ति के नारे लगने लगे। शहीद ध्रुव अमर रहे, भारत माता की जय। बाहर सड़क पर लोगों का हुजूम जमा हो चुका था। ध्रुव ने खिड़की से झांका। एक भव्य रथ पर तिरंगे में लिपटा हुआ उसका पार्थिव शरीर आ रहा था। उसके पास ही बस का ड्राइवर और कुछ फौजी साथी खड़े थे। सभी की आंखें नम थीं, और उन सबके बीच रघु फफक फफक कर रो रहा था। मैं सच में मर गया, ध्रुव की आत्मा ने धीरे से कहा। उसका भ्रम अब पूरी तरह टूट चुका था। वो घर पर तो था, पर अब वो सिर्फ एक याद और एक सपना था। ध्रुव को अब समझ आया कि वो बस में किया गया फोन कॉल ही आखिरी सच्चाई थी, जिसके बाद उसे नींद आ गई थी। और उस नींद में उसने जो कुछ देखा वो उसकी आत्मा की यात्रा थी। एक वीर फौजी की इच्छा, जो मृत्यु के बाद भी अपने परिवार से मिलने की बेचैनी में घर पहुंची थी। वो पूजा के पास गया। उसने उसके सिर पर हाथ रखने की कोशिश की। इस बार पूजा को कुछ महसूस हुआ। उसने अचानक ऊपर देखा, जैसे उसने कोई आहट सुनी हो। पूजा के कांपते होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। मुझे पता था, आप यहाँ हैं। आप झूठ नहीं बोलते।
ध्रुव की आत्मा ने उस मुस्कान को देखा और महसूस किया कि एक फौजी कभी खत्म नहीं होता। वो अपनी पत्नी की यादों और अपनी माँ के गर्व में हमेशा जिंदा रहता है। ध्रुव ने अपनी पत्नी की ओर देखते हुए आखिरी बार मुस्कुराया। मुझे पता है पूजा, अब तुम अकेली नहीं हो। अब तुम्हारा ध्रुव हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। बस, ध्रुव की आत्मा का सफर पूरा हो चुका था। वो अपने घर पहुंच चुका था, हमेशा के लिए।